वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पत्रकार योगेंद्र योगी। दोस्तों, ऐसे बहुत कम देश में युवा होंगे या आप ये कहें कि जिनमें इतना साहस होगा कि वो मुसलमानों के मोहल्ले में जाकर कोई पाकिस्तान के संबंध में बात करें या कोई मुसलमानों की जो गलतियां हैं उन पे बात करें या कोई धार्मिक कट्टरपन पे बात करें और वो भी उनके मोहल्ले में जाकर बात करें। सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि उनके बगैर आप और तो कहीं चर्चा कर सकते हैं, लेकिन मुसलमानों के मोहल्ले में जाकर, और यदि आप हिंदू हैं, खास तौर से मैं मुसलमान की बात भी नहीं कर रहा, कि यदि आप हिंदू हैं और हिंदू होकर यदि आप किसी मुसलमान वाले इलाके में जो घनी आबादी घनी बस्ती हो वहां पर जाकर आप उनको बताएं कि पाकिस्तान के बारे में बताएं, आप भारत के बारे में बताएं, आप ये बताएं कि बाबरी मस्जिद कैसे टूटी और हिंदुओं की क्या डिमांड थी, सोमनाथ मंदिर पर किसने अटैक किया और पाकिस्तान की आज जो हालत है उसके लिए कौन जिम्मेदार है, मुसलमानों की जो हालत है उसके लिए कौन जिम्मेदार है। ये जो तमाम चीजें हैं कि भारत और पाकिस्तान के जो बिगड़ते रिश्ते हैं उसके लिए आप यदि वहां जाकर पूछें लोगों से तो निश्चित तौर पर पहली बात तो यह है कि किसी में इतना साहस नहीं होगा शायद कि कोई अकेला हिंदू, और वो भी 10-20 की संख्या में नहीं, कोई हथियार नहीं, कोई सुरक्षा नहीं किसी प्रकार की, और आप जाएं मुसलमानों के मोहल्ले में और आप उनसे वो तीखे सवाल करें कि वो उनकी तरक्की से जुड़े हुए हैं, वो भारत की एकता अखंडता से जुड़े हुए हैं, वो पाकिस्तान की बर्बादी से जुड़े हुए हैं कि कैसे पाकिस्तान बर्बाद हो गया और पाकिस्तान ने भारत से जो रंजिश का भाव रखा, भारत से जो दुश्मनी मोल ली, उसके परिणाम में, और इसके अलावा पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं, पाकिस्तान की जो सरकार है, उसने पाकिस्तान की तबाही में कितना भारी योगदान दिया। ये जो तमाम सवाल हैं इस तरह की कि किस तरह से आज भी वो मुसलमान जो है वो रूढ़िवादिता के शिकार हैं और वो अपने उस खोल से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, वो तरक्की के मामले में देश से दुनिया से अपने कदम ताल नहीं मिला पा रहे हैं। तो ये जो तमाम सवालात हैं ये कोई आसान काम नहीं है दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत टेढ़ी खीर है। और इसके अलावा आप भारत और पाकिस्तान की बात करें कि उनमें कैसे अच्छे संबंध हो सकते हैं। निश्चित तौर पर दोस्तों, पहले तो किसी का मुझे लगता नहीं है कि मैंने आज तक कभी कोई ऐसा युवा देखा हो देश में जो अकेला मुसलमानों के मोहल्ले में जाए और वो इस तरह के जो तीखे सवाल हैं जो उनकी समस्याओं से जुड़े हुए हों, जो भारत और पाकिस्तान से जुड़े हुए हों, जो इस उप महाद्वीप में बांग्लादेश, भारत, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में मुसलमानों की समस्याओं से जुड़े हों, उनके अंधविश्वासों से जुड़े हुए हों, उनके कट्टरपन से जुड़े हों, उनकी तरक्की से जुड़े हुए हों, इस तरह के सवाल करना उस इलाके में जाकर, मैं ये कहता हूं कि आप अपनी मौत को दावत देंगे। आपका बहुत मुश्किल है वहां से बचकर बाहर निकलना। यदि आप जिंदा लौटे तो आपकी किस्मत बहुत अच्छी होगी, वरना तो आपके साथ कुछ भी वहां पर घटित हो सकता है, ये निश्चित तौर पे आप मान के चलिए, क्योंकि उनको नई चीजें, नई रोशनी स्वीकार आसानी से नहीं है, वरना आज उनकी जो हालत है वो उतनी शायद बुरी नहीं होती। मैं खास तौर से पाकिस्तान की बात कर रहा हूं। आज पाकिस्तान जिस बर्बादी के मुहाने पर खड़ा है, पूरी दुनिया में पाकिस्तान बदनाम हो चुका है, उसका पासपोर्ट आप जानते हैं पूरी दुनिया में निचले स्तर पर माना जाता है, विदेशी देश उसको वीजा नहीं देते हैं, उसकी हालत ये हो गई है, पूरी दुनिया में भिखारी के नाम के तौर पर पाकिस्तान मशहूर हो चुका है। तो ये मैं तमाम जो मुद्दा आज आपके सामने रख रहा हूं उसकी एक बहुत बड़ी वजह है। इस देश का एक युवा ऐसा भी है जो पाकिस्तान में जाकर, मैंने अभी मुसलमानों के मोहल्ले की बात करी थी, वो पूरे पाकिस्तान में जहां चारों तरफ मुसलमान ही मुसलमान है, वहां जाकर उनकी आंखों में आग डालकर वो ऐसे ऐसे सवाल उनसे करता है और वहां के जो लोग हैं उनसे पूछता है, इन सवालों के जवाब चाहिए। आप जो जिम्मेदार, आज की जो बदहाली जो पाकिस्तान की जो जनता त्राईमाम कर रही है, रमजान में हालत ये हो चुकी है पाकिस्तान के, अभी रमजान आपको बताया पूरे हुए हैं, ईद मनाई गई है, कि वहां पर लोग, गरीब लोग ईद की खुशियां नहीं मना सके, नए कपड़े नहीं खरीद सकते, वहां पर फल सब्जियां मिठाई नहीं खरीद सकते, वहां पर इस कदर वहां पर गरीबी है, इस कदर वहां पर बेकारी है, महंगाई है, बेरोजगारी है वहां पर। ये पाकिस्तान की हालत है। तो इस युवा ने पाकिस्तान में जाकर, और एक जगह नहीं कई जगह जाकर पाकिस्तानियों से यह सवाल किया कि इस बर्बादी के लिए कौन जिम्मेदार है। उन्होंने सवाल किया वहां के जो प्रबुद्ध लोग हैं उनसे, जानना चाह कि आप बताएं कि
भारत और पाकिस्तान का की जो घृणा की नींव है वो रखी किसने? पाकिस्तान में कौन आतंकवादी भेजता है? आज पाकिस्तान उसी का शिकार हो चुका है। और पाकिस्तान आज जो पूरी दुनिया में दर दर की ठोकरें खा रहा है, भटकता डोल रहा है, उसके लिए एक पाकिस्तान स्वयं जिम्मेदार है। क्योंकि भारत से जो चीजें उनको बहुत 10 रुपए 20 रुपए किलो में फल सब्जियां मिलती थी, वही फल सब्जियां अब सऊदी अरब के माध्यम से और खाड़ी देशों के माध्यम से वहां पर घूम के जाती हैं और उनके दाम होते हैं 200 रुपए किलो, 150 रुपए किलो। ये वहां पर हालत हो चुकी है। और ये पाकिस्तान ही है जिसने, आपको ध्यान होगा कि जब धारा 370 हटाई थी भारत सरकार ने, मोदी सरकार ने कश्मीर से, तो उसके बाद उन्होंने अपनी मर्जी से ही व्यापारिक रिश्ते भी खत्म कर लिए और भारत से जो राजनयिक रिश्ते थे वो भी उन्होंने वहां समाप्त कर लिए। भारत ने कुछ नहीं किया। तो ये इस युवा के साहस को सलाम करने को जी चाहता है कि आप भी देखिए, उस युवा ने वहां पर भरी महफिल में, वहीं पाकिस्तानी सारे के सारे मुसलमान, शायद ही उसमें कोई एक आध हिंदू हो मुश्किल से, उसने वहां भरी महफिल में लोगों से संवाद किया, लोगों से वार्तालाप किया, लोगों को बताई हकीकत क्या है। और उसका साहस ये है कि वो उन लोगों से तीखे सवाल कर रहा है जो इतने कट्टरपन के लिए मशहूर हैं कि जरा सी कोई बात हो जाए तो तुरंत मारने को तलवार निकाल लेते हैं, वहां पर हमला भीड़ कर देती है। उसने तमाम मुद्दे वहां पर उठाए, चाहे वो बाबरी मस्जिद का मुद्दा हो, तमाम आतंकवाद का मुद्दा हो, पाकिस्तान की जो हालत है उसका जो मुद्दा हो, उसके लिए कौन जिम्मेदार है। उसने बाकायदा वही उनके सामने ही उनकी आंखों में आंख डालकर उनको बताया इन तमाम चीजों के लिए। आज यदि पाकिस्तान की हालत इतनी हो चुकी है कि भिखारी जैसी पाकिस्तान की हालत है और पाकिस्तान पूरी दुनिया में आतंकवाद को लेकर बदनाम है, तो उसके लिए खुद जिम्मेदार पाकिस्तान है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। मैंने वो वीडियो वहां से शामिल किया है, हालांकि उस वीडियो को सर्च करने में थोड़ा मुझे वक्त लग गया, उसके लिए क्षमा चाहता हूं। थोड़ा सा ज्यादा पुराना नहीं है, थोड़ा सा पुराना हो चुका है वो वीडियो, क्योंकि मैं लगातार भारतीय उपमहाद्वीप पे नजर रखता हूं, तो पता नहीं नजर से वो कैसे वीडियो चूक गया। तो उसके बारे में आज मैंने सोचा कि मौका तो अभी भी है हाथ में कि मैं आपका उसका विश्लेषण करके बताऊं कि उस युवा ने, और वो युवा कौन है मैं आपको बता दूं, वो राजस्थान का है। उसका नाम है अरविंद सहारण। अरविंद सहारण गंगानगर जिले का रहने वाला है और न्यूजीलैंड में सेटल है और वो एक्टिविस्ट है। दोस्तों, सबसे बड़ी बात है कि वो शांति दूत की तरह काम कर रहा है, वो मैत्री दूत की तरह काम कर रहा है। वो भारत और पाकिस्तान को नजदीक लाने के लिए प्रयासरत है। आपको ध्यान होगा यही काम कुलदीप नैयर साहब किया करते थे, जो देश के ख्यातिनाम पत्रकार थे। उसी की लाइन पर चलते हुए अरविंद सहारण भी यही काम कर रहे हैं कि वो भारत और पाकिस्तान के अंदर जो दूरियां हैं, वहां के अवाम के अंदर जो गलतफहमियां हैं और वहां जो हुक्मरान है, वहां जो सरकार है, उन्होंने क्या क्या किया है और उनको क्या करना चाहिए, वो पूरी तरह प्रयासरत हैं कि किसी भी तरह तरक्की के मामले में पाकिस्तान भी आगे आए और अपनी जो दुश्मनी का भाव है वो भूल जाए और वापस वही पहले की तरह माहौल हो कि लोगों का आना जाना हो, लोगों की जो वीजा पे पाबंदी लगी हुई है उनका आना जाना हो। पाकिस्तान से हर साल हजारों की संख्या में मरीज भारत में ट्रांसप्लांट करने आते थे, दिल का ट्रांसप्लांट, लीवर का ट्रांसप्लांट और तमाम बीमारियों का इलाज करने आते थे, वो वापस शुरू हो जाए। तो ये मानवता की भी एक मिसाल है और वो अपनी तरफ से पूरा प्रयास रहते हैं कि किसी भी तरह से दोनों देशों में, मतलब भारत में तो माहौल शुरू से अच्छा है, भारत ने कभी भी कोई ऐसी पहल नहीं करी। उनका प्रयास है कि पाकिस्तान में भी लोगों की सोच बदले, वहां जो सत्ता में बैठे हैं उनकी सोच बदले और वो कोई अच्छा रास्ता तलाश करें और वो दोस्ती का हाथ बढ़ाएं जो उन्होंने जानबूझकर पीछे खींच रखा था। जब भारत ने दोस्ती के जब हाथ बढ़ाए तो उन्होंने हाथ मरोड़ने का ही प्रयास किया है। ये पाकिस्तान की हालत रही कि उस युवा ने, और वो युवा कौन है मैं आपको बता दूं, वो राजस्थान का है। उसका नाम है अरविंद सहारण। अरविंद सहारण गंगानगर जिले का रहने वाला है और न्यूजीलैंड में सेटल है और वो एक्टिविस्ट है। दोस्तों, सबसे बड़ी बात है कि वो शांति दूत की तरह काम कर रहा है, वो मैत्री दूत की तरह काम कर रहा है। वो भारत और पाकिस्तान को नजदीक लाने के लिए प्रयासरत है। आपको ध्यान होगा यही काम कुलदीप नैयर साहब किया करते थे, जो देश के ख्यातिनाम पत्रकार थे। उसी की लाइन पर चलते हुए अरविंद सहारण भी यही काम कर रहे हैं कि वो भारत और पाकिस्तान के अंदर जो दूरियां हैं, वहां के अवाम के अंदर जो गलतफहमियां हैं और वहां जो हुक्मरान है, वहां जो सरकार है, उन्होंने क्या क्या किया है और उनको क्या करना चाहिए, वो पूरी तरह प्रयास रहते हैं कि किसी भी तरह तरक्की के मामले में पाकिस्तान भी आगे आए और अपनी जो दुश्मनी का भाव है वो भूल जाए
और वापस वही पहले की तरह माहौल हो कि लोगों का आना जाना हो, लोगों की जो वीजा पे पाबंदी लगी हुई है उनका आना जाना हो। पाकिस्तान से हर साल हजारों की संख्या में मरीज भारत में ट्रांसप्लांट करने आते थे, दिल का ट्रांसप्लांट, लीवर का ट्रांसप्लांट और तमाम बीमारियों का इलाज करने आते थे, वो वापस शुरू हो जाए। तो ये मानवता की भी एक मिसाल है और वो अपनी तरफ से पूरा प्रयास रहते हैं कि किसी भी तरह से दोनों देशों में, मतलब भारत में तो माहौल शुरू से अच्छा है, भारत ने कभी भी कोई ऐसी पहल नहीं करी। उनका प्रयास है कि पाकिस्तान में भी लोगों की सोच बदले, वहां जो सत्ता में बैठे हैं उनकी सोच बदले और वो कोई अच्छा रास्ता तलाश करें और वो दोस्ती का हाथ बढ़ाएं जो उन्होंने जानबूझकर पीछे खींच रखा था। जब भारत ने दोस्ती के जब हाथ बढ़ाए तो उन्होंने हाथ मरोड़ने का ही प्रयास किया है। ये पाकिस्तान की हालत रही है। इस वीडियो को दोस्तों आप आखिर तक देखिए कि अरविंद सारन ने तमाम सवालों के वहां जवाब दिए। लोगों ने वहां उनसे जो जो सवाल किए उसके पूरे खुलकर जवाब उन्होंने दिए और बिना डरे दिए, निसंकोच उन्होंने जवाब दिए। तो अरविंद सारन को सलाम इस बात के लिए कि वो विदेश में रहकर और पाकिस्तान जैसे देश में, जो आप जानते हैं उस देश की हालत क्या है, उसमें रहकर उन लोगों से सवाल के जवाब उसे दिए वहां पर और कई जगह जाकर उन्होंने दिए। तो ये जो प्रोग्राम सहारन के लिए वहां पर हुआ था, जिसमें बुलाया गया था उनको बतौर गेस्ट, वहां पर ये अच्छा एक प्रोग्राम है और कुछ बुद्धिजीवी और इस तरह के, हालांकि पाकिस्तान में बुद्धिजीवियों का कोई मतलब नहीं है, वहां पर बुद्धि से पाकिस्तान का शायद कोई संबंध अब रह नहीं गया, लेकिन फिर भी एक छोटा सा वर्ग है वहां पर, पढ़े लिखे कुछ लोग हैं चुनिंदा, जो इस तरह के आयोजन एक संस्था के जरिए करते रहते हैं और उसी में अरविंद सहारन को बुलाया गया था। तो आप दोस्तों इस वीडियो को प्लीज आखिर तक जरूर देखिए कि कैसे एक अकेले ने वहां पर क्या मुंह तोड़ जवाब दिया पाकिस्तान में और पाकिस्तान की सरकार को बाकायदा बताया कि वो किस रास्ते पे जा रही है। जिस रास्ते पे वो जा रही है वो आत्महत्या का रास्ता है दोस्तों। तो दोस्तों आपको आज का विश्लेषण पसंद आएगा, मैं इसी उम्मीद के साथ निवेदन करता हूं कि आप प्लीज इस वीडियो को आखिर तक देखिए। मैंने इस वीडियो में अरविंद सहारन का वो जो सवाल जवाब का जो सेशन था वो शामिल किया है उसमें, तो प्लीज इसको लास्ट तक आप देखिए और प्लीज इसे पूरे वीडियो को अपने दोस्तों और परिजनों को जरूर शेयर करें। और साथ में मेरा तमाम दोस्तों से निवेदन है कि जिन मित्रों ने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन जरूर दबाइए। धन्यवाद, नमस्कार। तो मैंने उनसे पूछा कि महमूद गजनवी के बारे में आपका क्या ख्याल है। तो हो सकता है मेरी टर्मिनोलॉजी में थोड़ा सा वो ठीक ना हो, लेकिन बहरहाल आप बात का जो मफहूम है वो समझने की कोशिश करें। वो कहते हैं महमूद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह जब हिंदुस्तान में आए तो उन्होंने यहाँ आकर और अदल और इंसाफ का निज़ाम कायम किया। वो बड़े एक अजीम शख्स थे और मैंने कहा भाई वो आए और अदल और इंसाफ के निज़ाम कायम करने के लिए कोई यहाँ हुकूमत भी चलानी पड़ती है, वो तो आए और लूट के चले जाते थे। तो वो ये कब हुआ? मुगलों के बारे में कहें, अकबर के बारे में मैं फिर भी कहूंगा हाँ उन्होंने, वो आए यहाँ हुकूमत की और उसकी निशानियां मौजूद हैं। वो कब आए जिसका कोई जवाब नहीं। तो मैंने कहा सबकी यही सोच है। कहते हाँ जी बड़े अजीम शख्स थे। मैंने कहा फिर सोमनाथ के मंदिर को लूटना उनका वो, तो वहां पे उस बात पे सन्नाटा हो गया। तो कहा जी नहीं जी वो तो फिर ऐसे ही है जी, फिर वो ऐसे है जी, ये है वो है, आए बाएं शाएं जैसे कहते हैं पाकिस्तान में, वो थोड़ा उन्होंने मारने की कोशिश की। मैंने कहा अगर आप मुझसे ये चाहते हैं कि मैं ये कहूं कि बाबरी मस्जिद का टूटना गलत था, तो फिर आप भी यही कहें कि सोमनाथ के मंदिर को लूटना और उसको तोड़ना भी उतना ही गलत था। अब ये नहीं हो सकता कि आप मुझे कहें कि जी आप हमारी हिमायत में खड़े हों और हम आपकी हिमायत में नहीं खड़े होंगे। ये तजाद तो जो है ये तो आपको अपने अंदर से निकालना होगा। काश हमारे मुआशरे में हमारे मुस्लिम भाई बहन ये समझ पाते। उन्हें बाबरी मस्जिद के टूटने का गम है, लेकिन उसी बाबरी मस्जिद के नीचे कोई हिंदुओं का मंदिर रहा जिसकी रिपोर्ट एएसआई के, अगर आप के मोहम्मद साहब का इंटरव्यू देखें, उन्होंने कहा कि जी हमें रिमेन्स मिले हैं, लेकिन वो उसके बारे में वो कुछ नहीं कहते कि वो गलत था या सही था। तो मैं ये कहता चलूं कि अच्छी हैं बुरी हैं जो भी हैं, देखें जी बिलीफ तो सबका है, बिलीफ सबका है और सबकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए। जैसे मैंने पहले कहा बेहतर होता कि मुसलमान खुद ही ये बात चल के कह देते कि अगर आप के भगवान यहाँ पे उनका जन्म हुआ है, आप ये समझते हैं तो आप ये लें, बात आगे ना जाती।
लेकिन देखें पाकिस्तान के अंदर तो लोग उन मंदिरों के बारे में बात नहीं करते कि एक मस्जिद के टूटने पे जो सैकड़ों मंदिर यहाँ तोड़े गए, उस पर किसी का कोई जो है टेक नहीं है, सब खामोश हो जाते हैं। तो चीज़ों को थोड़ा सा ना बैलेंस्ड अप्रोच के साथ देखना चाहिए। एक मिनट। अच्छा, उसमें अरविंद मैंने जो सुना कि मुस्लिम लीडर्स प्राइवेटली ये बात करते थे कि वी शुड कम टू एन अकोमोडेशन, जब पब्लिक में जाते थे तो नहीं करते थे ये बात। एब्सोल्युटली, ये अलमिया है। माफ करें, मैं यहाँ बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो कि अच्छे ओहदेदार हैं। उनसे एक दफ़ा मैंने किसी से पूछा कि आपकी इस पे क्या राय है, एक साहब से, सियासतदान थे पाकिस्तान के ही। तो कहते हैं कौन सा ओपिनियन जानना चाहते हो, मेरा प्राइवेट ओपिनियन या मेरा पब्लिक ओपिनियन? तो मैंने कहा इसमें क्या फ़र्क है? तो वही बात वहाँ पर थी। वो अगर आप एक प्राइवेट महफिल में हो, कहीं बात हो रही हो, उन्हें पता हो कि अपने ही लोग हैं, तो वहाँ पर वो कह देते हैं कि नहीं 100 करोड़ लोग हैं, इनका भी एक अकीदा है, लेट्स रिस्पेक्ट इट, लेट्स गिव देम द टेम्पल। लेकिन पब्लिकली देखें जी, वो बात कहने पर उनका जो पूरा सियासी वोट बैंक है वो उनसे कट कर अलग हो जाता है। इस बात का फिर उन्हें कंसर्न तो होता है। आवाज़ एक स्ट्रेट क्वेश्चन तो यही है कि एक अगर गलती की थी सुल्तान महमूद गजनवी ने, उस गलती को ठीक करने के लिए एक और गलती कर देना, तो वो उसको किस तरीके से जस्टिफाई किया जा सकता है? दूसरा, एक पहले मैं इसका जवाब दे दूं। जी जी ठीक है। महमूद गजनवी ने गलती की, बात अगर वहां रुक जाती तो कोई मसला नहीं था। लेकिन महमूद गजनवी के नाम पर मिसाइलों के नाम रख के और फिर सामने वाले को चेताना, ये उकसाना कहते हैं इसे। मेरी बात समझ रहे हैं आप? इसे उकसाना कहते हैं इसको। वो तमाम वो तारीख के जो जख्म है उनको हरा करना कहते हैं। क्या ताल्लुक है आपका महमूद गजनवी से? क्या लगता है वो आपका? आप ही जवाब दे दें। क्या लगता है वो आपका? वो तो अफगान था। आपका क्या लगता है? बताएं, आप कोई जवाब दे दें यहाँ पे। वो तो अफगान था। मैं सुनना चाह रहा हूं, क्या लगता है वो आपका? नहीं, उसका तुम्हारे साथ कोई ताल्लुक नहीं। तो क्यों है उसके नाम पर मिसाइल का नाम? और कितने हजारों शिया उसने मारे दिल्ली में। अली शरीयती ने उनको काफी क्रिटिसाइज किया है कि उन्होंने, मौलाना वहीदुद्दीन खान ने भी किया है। लेकिन देखें जी, ऐसे लोग बहुत कम हैं। मैं फिर से वाजे कर दूं कि ये आपकी पॉलिसी है, आप जैसे चाहें बनाएं। ये मुल्क आपका है, ये लोग आपके हैं, इस मुल्क की तरक्की आपके हाथों में है। आप जो चाहें मिसाइलों के नाम दें। मुझे एक साहब हैं यहाँ पे, उन्होंने एक प्रोग्राम, शायद आफ्ताब इकबाल से, इफ आई मे से सो, एक आप ही के साथ प्रोग्राम था। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान ने पृथ्वीराज चौहान के नाम पर पृथ्वी मिसाइल रखी, तो हमने कहा फिर अगर इस तरह से है तो फिर यही सही। दैट इज रॉन्ग। पृथ्वी मिसाइल का ताल्लुक पृथ्वीराज चौहान से नहीं है। मैं यहां बता दूं, हम धरती से जुड़े हुए लोग हैं। हमारी मिसाइलों के नाम भी वैसे ही हैं। कोई सागरिका है, कोई अग्नि है। ठीक है, अग्नि का मतलब आग, फायर जो है इसको आप कहते हैं इंग्लिश में अग्नि। हमारी मिसाइलों के नाम इस पर है। पृथ्वी का मतलब है धरती, तो हमारी धरती, एक आकाश हमारी मिसाइल है। तो इनसे ये कोई राजाओं के नाम पर नहीं है जी। हम धरती के से जुड़े हुए लोग हैं। हम अपनी इंस्पिरेशन भी उन्हीं से ही ड्रॉ करते हैं। फायर, ठीक है, वाटर, अर्थ, ठीक है, स्काई, ये मिसाइलों के नाम है हमारे। उनका हिंदी अरविंद नाम साहब, है। हमारा एक अलमिया ये है कि हम अपने तजादात से वाकिफ नहीं हैं। जी, ऐसा हम ही है। तजादात में जीते हैं, हमें अपने तजादात का भी इल्म नहीं है। ये हमारा अलमिया है एक। एक हाँ हाँ, आप 10 पूछें सर, मैं बैठा हूँ यहाँ। क्योंकि ये टॉपिक जो वो इंडिया पाकिस्तान पीस, तो इसमें एक ये वाली चीज़ भी थी कि आज की अगर पास जो भी था, जैसे भी था, अच्छा था, बुरा था, आपके बेनिफिट्स थे, हमारे बेनिफिट्स थे, और इस्लामिक और रिलीजियस जो भी थी, आज की करंट सिचुएशन को अगर हम लोग एनालाइज करने की कोशिश करें, बीइंग एज ए बिग ब्रदर इंडिया, व्हाई डोंट यू गेट स्टेप इन फॉर टू मूव फॉरवर्ड? ये चैंपियंस ट्रॉफी की जिस तरीके से बात हुई, अगर हमारी टीम आपके मुल्क में जाके खेल सकती है तो इंडियंस क्यों नहीं आके खेल सकते?
सार्क कॉन्फ्रेंस अगर होती है तो वाई डोंट यू कम ओपनली ट्रेड ओपन करने के लिए? डेफिनेटली यहाँ पे भी रेजिस्टेंस है ट्रेड ओपन करने के लिए। आपने वो जिस तरीके से आम जनता की बात की, आम आवाम की बात की, उसको क्या चाहिए? खाने के लिए रोटी चाहिए, और अगर वो चाहिए तो उसके लिए अगर आपकी तरफ से भी कोई एक दो पॉजिटिव स्टेप्स आए तो डोंट यू थिंक कि ये काम थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ सकता है? बड़ा ज़बरदस्त सवाल है जी आपका। आई वॉज एक्सपेक्टिंग दिस क्वेश्चन, लेट मी टेल यू दिस। और इसका आपने फिर मुझे काउंटर आपने जवाब भी देना है, मैं वो भी एक्सपेक्ट करूंगा आपसे। 5 अगस्त 2019 को हमने आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किया, तो आपने हमारे हाई कमिश्नर को एक्सपेल कर दिया, आपने ट्रेड रोक दी, आपने ट्रेनों का आना जाना, बसों का आना जाना रोक दिया, आपने रोक दिया, हमने नहीं रोका। हमने मोस्ट फेवर्ड नेशन का आपको स्टेटस दिया हुआ था। वो 2019 में पुलवामा का जो अटैक हुआ उसके बाद में इंडिया ने विड्रॉ किया है, जो कि ऑलमोस्ट 15-20 साल से आपके पास था। 96 तो वो कभी हमें रिटर्न नहीं किया गया। फिर बात यह है कि आप कह रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया को आना चाहिए था। कितने बदकिस्मत लोग हैं हम, घिन आती है मुझे। एक खेल के लिए मरे जा रहे हैं और जो लोग बिना इलाज के मर रहे हैं उनके बारे में कोई बात नहीं करता। कितने लोग यहां से हर साल हजारों की तादाद में लिवर ट्रांसप्लांट के लिए हिंदुस्तान जाते थे। किसी अखबार के किसी कॉलम में उनका जिक्र है कि आप आज वो कहां हैं, कहां जाते होंगे इलाज के लिए। मेडिकल वीजा के लेके हिंदुस्तान कितने लोग ट्रीटमेंट के लिए जाया करते थे। मेरा कंसर्न वो है सर, नॉट अ स्टूपिड गेम ऑफ क्रिकेट, जिसने इस कौम को, दोनों कौमों को जो है हमें पता नहीं किस चीज के पीछे लगाया हुआ है। ऑल्दो आई बिलीव स्पोर्ट्स का जो एक्सचेंज है वो कौमों के अंदर एतमाद जो है वो उसको जो है उसमें इजाफा करता है। आई एम अ ह्यूज प्रमोटर ऑफ इट। लेकिन उससे पहले हम ये कहें जी कि इंडिया नहीं आ रहा, ये नहीं हो रहा, बेसिक जो चीजें हैं अगर हम ह्यूमनिस्टिक अप्रोच के साथ ये देखें कि क्या हमारे दरमियान किसी भी किस्म के कोई ताल्लुकात हैं, डिप्लोमेटिक रिलेशंस जैसे होने चाहिए दो हमसाए ममालिक के, क्या वो हैं? जवाब है नहीं है। क्या हमारे तिजारती ताल्लुकात हैं? जवाब है नहीं है। मेडिसिन आ रही हैं हिंदुस्तान से, थोड़ी बहुत जो आ रही हैं, रॉ मटेरियल उसका आ रहा है। ये सिलेक्टिव आउटरीच क्यों है? वो भी बंद करें, मेडिसिन भी बंद करें। ये क्यों है? ये इस तरह से नहीं होना चाहिए। मैं इस बात को यहां पे कहता चलूं कि हमें डिप्लोमेटिक रिलेशंस भी बहाल करने की जरूरत है। आप अभी हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर से न्यूयॉर्क में ये सवाल पूछा गया था, उन्होंने कहा हमने तो ट्रेड बंद नहीं की। ये हमने तो नहीं किया ना, ये पाकिस्तान का फैसला है। सो इफ दे वांट टू ओपन इट तो आप इसको आप अपना कोई प्रपोजल बना के दें। पहले जो वजीर आजम थे यहाँ पे एज अ कॉमर्स मिनिस्टर, वो जो है इस समरी पे साइन कर देते हैं कि हमने इंडिया से ट्रेड करनी है, मामला कैबिनेट में जाता है, वहां हाथ पांव फूल जाते हैं, देन ही विड्रॉज हिज ओन प्रपोजल। सो यू नीड टू हैव अ पॉलिसी दैट शुड प्रिवेल ओवर डेकेड्स, नॉट अ ईयर और टू। एक पॉलिसी बनाए हिंदुस्तान के मुतालिक